मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चा कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि सन 1942 में टर्की के सुल्तान ने 1000 ट्रांसवेनियन बच्चों को अपनी फौज में भर्ती किया और उन्हें बेरहमी से कत्ल करना सिखाया गया। वो उन सब लोगों को बेरहमी से मार दिया करते जो टर्की के सुल्तान का कानून नहीं मानते थे। सभी बच्चों में से एक महान योद्धा बना जिससे सारी फौज कांप उठती थी। जल्लादों का बादशाह ड्रैगन का बेटा व्लाड। बेरहमी से परेशान होकर व्लाड अपने राज्य वापस लौट आता है। प्रजा उसे प्रिंस बुलाती है, मैं उसे पिता बुलाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में उसका नाम ड्रैकुला पड़ा। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहां व्लाड अपने कुछ साथियों के साथ नदी के किनारे खड़ा हुआ है। उन्हें वहां एक जासूस का हेलमेट मिलता है जो कि टर्की की फौज का होता है। व्लाड अपने साथियों को इशारा करके बताता है वो हेलमेट ब्रोकन टूथ पहाड़ से आया है। व्लाड अपने एक साथी को कहता है तुम महल वापस लौट जाओ और पहरेदारों की संख्या बढ़ा दो क्योंकि मेरी सरहद में तुर्की सैनिक का आना मतलब जंग को न्योता देना है। फिर वह अपने कुछ साथियों को उसके साथ चलने को बोलता है। व्लाड और उसके साथी जब ब्रोकन टूथ पहाड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक गुफा दिखाई देती है। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। जब वो मशाल जलाकर उसके अंदर जाते हैं तो व्लाड को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैरों के नीचे इंसानी हड्डियों का चूरा है। तभी उन्हें गुफा में खतरे का एहसास होता है। वो तीनों गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन अकेला व्लाड ही गुफा से बाहर रोशनी में पहुंच पाता है। उसे बाहर से गुफा के अंदर दो भयानक आंखें दिखाई देती है। इसके बाद व्लाड अपने महल लौट आता है और अपने राज्य के महान पादरियों से जाकर मिलता है। वह पादरी व्लाड को बताते हैं कि उसका उस भयानक चीज से सामना होना कोई हादसा नहीं था क्योंकि कुछ रात पहले चर्च के सभी पादरियों को एक जैसा सपना आया था। वह व्लाड को कहते हैं रोमन रहस्यवाद में पहले ही कहा गया है एक शैतान आएगा, एक पिशाच। वो पिशाच पहले इंसान ही था। उसने राक्षसों को न्योता दिया अपनी गंदी ताकतों का सौदा करने के लिए। उसकी कीमत उसे पूरी जिंदगी अंधेरी गुफा में बिता कर चुकानी पड़ी जब तक उसे कोई नहीं मिला जो उसे आजाद कर सके। व्लाड चिंतित होता है। व्लाड अपने कक्ष में चला जाता है अपनी पत्नी और बच्चे के पास। जब उसकी पत्नी चिंता का कारण पूछती है तो वह बहाने बना देता है। अगले दिन सुबह जश्न मनाते हुए जब पूरी प्रजा और व्लाड नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहां तुर्की का सेनापति आता है और व्लाड को सुल्तान की तरफ से सलाम करता है। व्लाड उन्हें कहता है कि सुल्तान का तोहफा तैयार है, लेकिन तभी तुर्की का सेनापति कहता है कि सुल्तान को इस बार किसी और तोहफे की उम्मीद है और कहता है हमारी जासूसों की एक टुकड़ी गायब हो गई है। व्लाड इस पर कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा और तुर्की सैनिकों को सुल्तान का तोहफा लेकर महल से निकल जाने को कहता है। वो सब वापस जाने लगते हैं लेकिन तभी सेनापति बोलता है एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, सुल्तान ने फौज के लिए 1000 बच्चे मांगे हैं। व्लाड यह बात सुनकर भड़क जाता है और व्लाड तभी बोलता है ये रस्म बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तभी तुर्की सेनापति बोलता है जब फौजी को बचपन में ही उठा लिया जाए और फौज के अलावा दूसरी जिंदगी से दूर रखा जाए तभी तो वो बेरहम कातिल बनेंगे। ये बात सुनकर व्लाड भड़क जाता है। तभी तुर्की सेनापति व्लाड से कहता है तुम्हारे पास न तो फौज है और न ही बचने का कोई और रास्ता। फिर तुर्की का सेनापति वहाँ से चला जाता है। व्लाड सुल्तान के पास टर्की जाता है पर सुल्तान नहीं मानता और कहता है मुझे 1000 बच्चे सेना के लिए चाहिए और तुम्हारा बेटा मेरी निगरानी में रहेगा जैसे तुम मेरे पिता की निगरानी में रहे थे। अगली क्योंकि मुझे पता था कि बेगम के बच्चों के साथ क्या हुआ था और तुमने कहा था हालात अब बदल चुके हैं। तुमने कहा था अगर मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पे यकीन रखना होगा। व्लाड की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी व्लाड का बेटा उसके पास आकर बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, आपको मुझ पर गर्व होगा। तो व्लाड अपने बेटे को कहता है मुझे तुम पर गर्व है। तुर्की सैनिक पास आके व्लाड को बोलते हैं तुमने सही फैसला लिया, मुझे यकीन नहीं था तुम इतनी आसानी से घुटने टेक दोगे। तभी व्लाड अपने बेटे के कान में कहता है अपनी माँ के पास जाओ। उसका बेटा भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। तभी व्लाड पास आए उस सैनिक की तलवार से उसी के दोनों हाथ काट देता है और उसके बाद उसका गला भी काट देता है। फिर बचे हुए तुर्की सैनिकों को भी मार देता है। फिर व्लाड अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है रियासत को बचाना बच्चे की नहीं मेरी जिम्मेदारी है और ये कहकर घोड़े पर सवार होकर वो ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो गुफा में अंदर जाता है उसके सामने एक डीमन प्रकट हो जाता है और वह व्लाड को सूंघने लगता है। डीमन व्लाड को सूंघकर यह कहता है यहाँ आकर हर किसी में खौफ पैदा हो जाता है पर तुम बिल्कुल अलग हो और उसे बोलता है तुम्हारी चांदी की अंगूठी मुझे परेशान कर रही है। वो व्लाड से पूछता है कि किस तरह का आदमी अपनी कब्र में खड़ा होकर उम्मीद तलाशता है। तो व्लाड जवाब देता है एक बौखलाया हुआ व्यक्ति। व्लाड डीमन को बताता है तुर्की ने मेरी रियासत को बर्बाद करने की धमकी दी है, तुम्हारी ताकत से मैं अपनी रियासत और अपने परिवार को बचा सकता हूँ। डीमन व्लाड को कहता है कितने नेक ख्याल है। जल्लादों का बादशाह जिसने आज तक हजारों कत्ल किए हैं वो लोगों को बचाने की बात कर रहा है। व्लाड जवाब देता है क्योंकि इंसान तलवार से नहीं शैतान से डरते हैं। एक गांव को दांव पे लगाकर मैं 10 गांव बचा सकता हूँ। कभी कभी दुनिया को एक रक्षक की नहीं एक शैतान की जरूरत होती है। डीमन एक इंसानी खोपड़ी में अपना हाथ काटकर उसमें खून भर देता है और व्लाड को पीने के लिए देता है और ये भी बोलता है इसे पीकर तुम में 100 लोगों की ताकत आ जाएगी।
टूटते हुए तारे की रफ्तार तुम्हारी होगी। तुम्हारी हुकूमत रात के अंधेरे और उनके जीवों पर होगी। उनकी हर हरकत को तुम महसूस कर सकोगे। जानलेवा जख्म भी जल्दी भर जाएंगे। फिर व्लाड उस डीमन का खून पी लेता है। अगले सीन में व्लाड की आंखें खुलती है और वो अपने आप को नदी के पास पाता है। वो उन सभी शक्तियों को महसूस कर सकता था। फिर वो कई सारे चमगादड़ों का रूप बदलता है और महल तक जाता है और अपने असली रूप में अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। तब तक तुर्की की फौज महल पर हमला कर चुकी थी। तो व्लाड को पूरी प्रजा देखकर सवाल पूछती है, आप कहाँ गए थे? व्लाड जवाब देता है, अगर एक अच्छा राजा होता तो 1000 बच्चों को तुर्की के हवाले कर देता। तुर्की ने हमारी जमीन पर हमला किया है, इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर व्लाड, जो अब ड्रैकुला बन चुका था, अकेला महल से बाहर लड़ने चला जाता है और तुर्की के सभी सैनिकों को मार डालता है। अगले सीन में तुर्की का सेनापति मेहमद को बताता है कि व्लाड ने उनके 1000 सैनिक मार दिए हैं। तो मेहमद कहता है, 1 लाख सैनिक और भेज दो, मुझे परवाह नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है व्लाड के साथी खाना खा रहे हैं तो उसे बेचैनी होने लगती है। उसका दम घुटने लगता है। दम घुटने की वजह से वो अपने टेंट में अपनी पत्नी के पास चला जाता है। वहाँ उसे डीमन की परछाई दिखाई देती है। व्लाड की पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? वो बोलता है, मेरा दम घुट रहा है, और यह बोलकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाकर व्लाड बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी एक आदमी झाड़ी से निकल के आता है और व्लाड को बातों में उलझाकर अपना खून प्याले में भरकर पिलाने की कोशिश करता है। व्लाड प्याला फेंककर उस आदमी को धमकाता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। अगले सीन में व्लाड की पत्नी को दिखाया जाता है। वो सोकर उठती है। वह व्लाड को एक कंबल में लिपटा देखती है। व्लाड ठंड से ठिठुर रहा है। व्लाड उसे सब बता देता है और उसे पूरी प्रजा को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। तब व्लाड टेंट से बाहर निकलता है क्योंकि वह धूप में बाहर नहीं निकल सकता था। फिर वो तेजी से अपने लोगों की तरफ जाता है जो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। व्लाड एकदम से वहां उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और सभी सैनिकों को मार देता है। इसमें उसके भी कुछ साथी मारे जाते हैं। बाकी बचे सभी लोग व्लाड के साथ चर्च में चले जाते हैं। इस तरफ मेहमद के सैनिक ड्रैकुला से डर रहे थे, इसीलिए मेहमद अपनी सेना की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हमले के लिए तैयार करता है ताकि वो डरे ना। लोगों को चर्च में पता चल जाता है कि व्लाड अब ड्रैकुला बन चुका है और वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, पर ड्रैकुला की पत्नी सबको समझा देती है। ड्रैकुला पूरी प्रजा को हमले के लिए तैयार रहने को बोलता है और चर्च में प्रार्थना करने चला जाता है। वहाँ उसका बेटा उसके पास आता है और ड्रैकुला से बोलता है, आप मेरी वजह से ऐसे बने हो। ड्रैकुला कहता है, मैं दोबारा भी ऐसा करूंगा अगर तुम पर कोई आँच आई तो। अब ड्रैकुला रात के समय अपनी पत्नी के पास जाता है। ड्रैकुला अपनी पत्नी को बोलता है, तुर्की की सेना करीब आ रही है, जल्द ही सूरज निकल जाएगा और मैं अपनी सारी शक्तियां खो दूंगा क्योंकि आज तीसरा दिन है। ड्रैकुला की पत्नी उससे कहती है, हम मरते दम तक साथ रहेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकुला सभी चमगादड़ को काबू कर लेता है और जंग शुरू कर देता है। जब ड्रैकुला कई 1000 सैनिकों को मारकर सुल्तान को मारने जाता है तो वह देखता है सुल्तान के भेष में वहाँ कोई और बैठा होता है। वहाँ वो उससे पूछता है, मेहमद कहाँ है? तभी चर्च में तुर्की सैनिक पीछे से हमला कर देते हैं। कुछ तुर्की सैनिक रानी और बच्चे के कमरे में पहुंच ड्रैकुला के बेटे को उठा लेते हैं और मिलाना को पीटकर छत से धक्का दे देते हैं। ड्रैकुला का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है और मिलाना की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आखिरी पलों में वो कहती है, मैं मरने वाली हूँ, तुम मेरा खून पी लो। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है पर हम अपने बेटे को बचा सकते हैं। ड्रैकुला खून पी लेता है। जैसे ही ड्रैकुला खून पीता है, डीमन उस अंधेरी गुफा से आजाद हो जाता है। अपनी शक्ति से ड्रैकुला सूरज को बादलों के पीछे छिपा देता है और तुर्की के सभी सैनिकों को मार देता है। सभी सैनिकों को मारकर जब ड्रैकुला अपने बेटे को बचाने के लिए, तो सुल्तान अपने पूरे टेंट में चांदी के सिक्के बिछाकर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि सूरज और चांदी दोनों ही पिशाचों की कमजोरी होती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। चांदी की वजह से ड्रैकुला की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, पर फिर भी आखिरकार वो सुल्तान को मार देता है। जब वो अपने बेटे को बचाकर बाहर लाता है, वो अपने एक बूढ़े साथी से पूछता है, कितने लोग जिंदा बचे हैं? तो वो बूढ़ा बोलता है, कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा बेटा, जिससे तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा। तभी ड्रैकुला उसे चांदी के भाले से मार देता है। फिर उसके सभी साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक महान पादरी क्रॉस लेकर ड्रैकुला के बेटे को बचाने आ जाता है। पादरी ड्रैकुला के बेटे को ले जाता है। फिर ड्रैकुला अपनी शक्तियों से बादल हटा देता है। सूरज की रोशनी से सभी लोग मारे जाते हैं और ड्रैकुला भी जलता हुआ गिर जाता है। अगले सीन में हमें ड्रैकुला के बेटे का राज तिलक दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है जो ड्रैकुला को जंगल में मिला था, जिसे ड्रैकुला ने दूर रहने को कहा था। वो ड्रैकुला के मरे हुए शरीर को उठाकर अपना खून उसके मुंह में डालकर उसे जिंदा कर देता है। अब हमें कई युगों बाद ड्रैकुला को मॉडर्न युग में दिखाया जाता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है जिसका पुनर्जन्म होता है। इस युग में हमें उस गुफा वाले डीमन को भी दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।